हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है उसमें एक कोर्स आता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। इस कोर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि 2023 का ये पेपर है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने अगर देखा है आप लोगों का, मतलब जब वीडियो मैं देखता हूँ अपना वाला खुद का जाके खुद के यूट्यूब स्टूडियो पे, तो वहाँ पे देखता हूँ व्यूज़ तो बहुत होते हैं, बट जितना व्यूज़ होता है उतना लाइक नहीं होते हैं। तो इस व्यूज़ और लाइक के फासला को आप लोग समाप्त करिएगा। और एक चीज़ और बता दें, अगर जो बच्चे ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी टाइम टू टाइम। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं। आपका जो है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक का जो कोर्स है उसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। मिक्स इकोनॉमिक रिफर्स टू, मतलब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो रिफर्स करती है। देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है, किसी हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। देखो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट ओनरशिप होता है। ठीक है, निजी और सरकारी जो स्वामित्व होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। तो अर्थात इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि इन्फ्लेशन ड्यू टू ए राइज इन वेज रेट इज कंसिडर्ड एट, मतलब देखो जो वेज के बढ़ने से इन्फ्लेशन आती है उस इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उस इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं कास्ट प्लस इन्फ्लेशन, मतलब जो है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। मतलब देखो, इन्फ्लेशन मतलब एक तरह से कहते हैं हम लोग क्या होती है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपका वेज के अनुसार जो है, मतलब वेज को बढ़ने से जो इन्फ्लेशन आती है उसे हम लोग बोलते हैं कास्ट प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक, करा कि द पॉलिसी रिलेसेस सॉरी द पॉलिसी रिलेटेड टू द टैक्स टैक्सन स्पेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज, मतलब देखो जो पॉलिसी रिलेटेड है किससे है, टैक्सन से है। स्पेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज, मतलब देखो जो टैक्स रिलेटेड है किससे, सरकार की कराधान, यानी जो टैक्स टैक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कराधान, खर्च यानी जो खर्च है, और उधार है, ये इससे जो संबंधित है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं राजकोषीय नीति। क्या बोलते हैं बच्चों, राजकोषीय नीति, या फिर फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल पॉलिसी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हेन द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल इट इट इज सेड टू बी। देखो, अब इसमें क्या होता है, जब राजस्व और व्यय जो है बराबर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंस बजट बोलते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल आ गया, इसी से ही आप समझ सकते हैं कि बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब देखो जो इकोनॉमिक्स है ये किसका साइंस है, वेल्थ का। ये डिफिनीशन कौन दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको जितने भी डिफिनीशंस हैं उसको देख लेना है कि कौन सी डिफिनीशंस कौन दिया था। ठीक है, तो इसमें जो डिफिनीशन दिया था वो दिया था एडम स्मिथ ने। कौन दिया था बच्चों, एडम स्मिथ ने। जो वेल्थ संबंधित डिफिनीशन था वो एडम स्मिथ जी ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखो कह रहा है कि इकोनॉमिक इज, मतलब जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, तो वो पॉजिटिव साइंस है, नॉमरेटिव साइंस है, तो ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा कि पर्सनल इनकम इज ए, मतलब जो पर्सनल इनकम होती है वो क्या होती है, तो पर्सनल इनकम को आप लोग जानते हैं। देखो इंडिविजुअल्स, मतलब एक आदमी की जो आय होती है, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत धन बोलते हैं। मतलब देखो पर्सनल इनकम आप ही हो, आपका जो इनकम हो रहा है वो आपका व्यक्तिगत धन होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि नॉर्मली ए डिमांड कर्व विल हैव ए शेप, मतलब देखो नॉर्मली जो डिमांड कर्व होता है वो किस शेप का होता है, तो उसको आपको बता दें, आपको मैंने बताया भी था। इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि इंडिया इज कंसीडर्ड एज, मतलब जो इंडिया मतलब भारत माना जाता है वो किस तरह का कंट्री माना जाता है। तो जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो कैसी है? डेवलपिंग इकोनॉमिक है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमिक है। मतलब ये अभी विकासशील देश है। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था यहाँ की है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज नोन एज, मतलब देखो जो नेशनल इनकम होती है वो डिवाइडेड, मतलब जो डिवाइड होती है वो किसके आधार पे, मतलब जो नेशनल इनकम मान लो पॉपुलेशन के आधार पे जो है डिवाइड हुई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि द नेशनल इनकम ऑफ नेशंस इज इंडिकेटेड बाई, मतलब देखो नेशनल इनकम जो है नेशंस के लिए क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? जीएनपी। क्या इंडिकेट करता है बच्चों? जीएनपी। अब देखो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन आपके नेशनल इनकम का जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर बच्चों? नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। कह रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेशनल प्रोडक्ट हम लोग कैसे क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, एनएनपी जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, आपको फार्मूला तो सभी पता होना चाहिए क्योंकि अब फार्मूला ही पूछ लिया जा रहा है। तो फार्मूला में इसमें जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि जीएनपी इज इक्वल टू, देखो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा संदेह है। ठीक, इसको आप लोग जाके देखिएगा। वैसे मैंने बहुत खोजा, बहुत प्रयास किया, तो हमें कहीं जाके मिला ऑप्शन ए इसका मिला। ठीक है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 14 नंबर आपके सामने। कह रहा है कि जीएनपी मेजर्ड एट ए कॉन्सोनेंट प्राइस इज कॉल्ड। अब देखो अब जो जीएनपी होता है वो अगर मेजर किया जा रहा है, मतलब जो प्राइस है वो कॉन्सोनेंट है, जब वहाँ जीएनपी मापा जाएगा, मतलब जो जीएनपी है वो मेजर किया जाएगा, अगर प्राइस कॉन्सोनेंट है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? रियल जीएनपी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? रियल जीएनपी बोल देते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। करा कि द फाइनल कंजप्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, मतलब जो फाइनल कंजप्शन कर लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स गुड बोलते हैं। ठीक है, सी से कंजप्शन, सी से कंज्यूमर्स, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स गुड्स बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं, कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, कोऑपरेट टैक्स जो है डायरेक्ट है, प्रोफेशनल टैक्स जो है ये भी क्या है? डायरेक्ट है। इट मीन्स अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? सेल्स टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन मेजरमेंट ऑफ फाइनल गुड्स सर्विसेज, मतलब देखो इसमें से कौन सा ऐसा है कि हम लोग किस में मेजर नहीं करते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में मेजर नहीं करते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है? डिस्पोजेबल इनकम। ठीक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। करा कि द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, मतलब इंडिया का जो है नेशनल इनकम का मेन सोर्स क्या है? तो प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है? एग्रीकल्चर आपका आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के जो रॉ मटेरियल आते हैं तो वहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम अगर इंडिया को मिलता है तो वहीं से ही मिलता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कह रहा है कि वेन राइज द प्राइस इज वेरी स्लो, जब राइज मतलब जो प्राइस है वो राइज हो, मतलब वेरी स्लो, धीरे धीरे क्या करे? बहुत धीरे धीरे क्या हो? वो राइज करे क्या? प्राइस। तो उस इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसके पहले हम लोग जानते हैं। तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में देखो हाइपर इन्फ्लेशन,
इसमें 13% सॉरी 16% तक क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। रनिंग इन्फ्लुएंस में 10% तक होता है, और क्रीपिंग में लेस देन 3% होता है, और वॉकिंग में जो होता है 3 से 6% तक क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। अब देखो, अब जो वेरी स्लो जो है हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। देखो सबसे स्लो यही है, लेस देन 3 है, तो इस तरीके से जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है कि व्हेन राइजिंग द प्राइस इज डबल और ट्रिपल डिजिटलिटी नोन एज। देखो जब प्राइस क्या करें, डबल और ट्रिपल जो है क्या करें, इंक्रीज करें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्योंकि इसमें आप लोगों को अभी ऊपर मैंने बताया कि 16% तक वृद्धि होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। करा कि जीएनपी मेजर्ड एट करंट मार्केट इज कॉल्ड। मतलब देखो जब करंट मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, जीएनपी को मेजर करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीएनपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी नॉमिनल जीएनपी बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो कौन कहे जाते हैं, तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आपको अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि पीछे जो क्वेश्चन आए थे उसमें बताया कि ये वेल्थ संबंधित जो है डिफिनीशन दिए थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि व्हेन द रेवेन्यू एक्सीड एक्सपेंडिचर इट इज सेड टू बी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सरप्लस बजट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, सरप्लस बजट बोलते हैं। ठीक है, जब राजस्व व्यय से अधिक होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशेष बजट बोलते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या बोलेंगे, अधिशेष बजट बजट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। करा कि व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट एक्सीड इट्स रेवेन्यू इट इज सेट टू बी ए। जब किसी सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिफिशिएट बजट, यानी घाटे का जो बजट होता है वो यही बजट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। कह रहा है कि कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स रिफर्स टू, यानी पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की अगर हम अर्थ की बात करें तो प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी जो प्राइवेट ऑनरशिप होती है कैपिटल और गुड्स की, वही जो है कैपिटलिज्म का इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, कैपिटलिज्म का जो है इकोनॉमी होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक्स रिफर्स, यानी जो समाजवाद अर्थव्यवस्था है वो संदर्भित करती है। तो वो किसको संदर्भित करती है, गवर्नमेंट की ऑनरशिप को संदर्भित करती है। ठीक है, किसके, गवर्नमेंट की ऑनरशिप को संबंधित करती है। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कह रहा है कि द लॉ ऑफ डिमांड शो द रिलेशन बिटवीन, यानी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में, तो प्राइस एंड डिमांड ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो प्राइस और किसके बीच का वो रिलेशन शो करता है, तो क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी, कमोडिटी की। ठीक है, यानी वस्तु की जो कीमत होती है और वस्तु की मात्रा को जो है उससे संबंध रखता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। करा कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो देन टोटल यूटिलिटी इज। मतलब देखो जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो तब आपका टोटल यूटिलिटी जो होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स, मतलब जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ रेस्ट और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब देखो जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे जो है कंज्यूमर को ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा पोजीशन होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है उसके इनकम से और जो वस्तु ले रहा है उसके प्राइस से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मार्जिनल कास्ट कर्व इज यू। मतलब देखो जब मार्जिनल कास्ट का जो कर्व होता है यू शेप्ड होता है, बिकॉज क्यों होता है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द एसी, मतलब एवरेज कास्ट जो है कर्व फर्स्ट डिक्लाइन, मतलब जो होता क्या है, आप देखे होंगे ग्राफ इस तरीके से होता है। तो ऐसे मान लो ये क्या है, यमयू, ठीक, और ये क्या है, एसी, ठीक। तो एसी क्या करेगा, पहले जो है फर्स्ट डिक्लाइन कर रहा है, देखो डिक्लाइन कर रहा है, फिर उसके बाद जो है इंक्रीज करता है, ठीक, बीच में आएगा मिनिमम होगा, फिर उसके बाद इंक्रीज करेगा। तो यही चीज़ कह रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, द एसी कर्व फर्स्ट डिक्लाइन रीच ए मिनिमम, मिनिमम मैंने बताया मिनिमम यहाँ होगा, एंड देन बिगेन टू राइज, और क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि अल्टरनेटिव कास्ट इज आल्सो नोन एज, मतलब जो अल्टरनेटिव कास्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे अपॉर्चुनिटी कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कास्ट। वही हम लोग मनी कास्ट को नॉमिनल कास्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नॉमिनल कास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज ए, अब देखो इंडियन इकोनॉमी क्या है, तो मिक्स इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। कह रहे थे फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स एमंग, मतलब जो इसमें से कौन सा ऐसा है जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मैंने बात किया था। तो यहाँ पे जो है ये जो है हाउस टैक्स जो है, यानी ये किस में आएगा, प्रॉपर्टी टैक्स में आएगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स कैसा है, डायरेक्ट टैक्स है। तो इसलिए जो है हाउस टैक्स भी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। बाकी सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। कह रहा है कि हु इज डू नॉट कंसीडर्ड इन इनडायरेक्ट टैक्स इन फॉलोइंग, मतलब देखो इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, यानी डायरेक्ट टैक्स होगा। तो डायरेक्ट टैक्स कौन है, तो इनकम टैक्स है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वैट 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 का फुल फॉर्म पूछा है। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है बच्चों, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि जीएसटी, ये जीएसटी क्या है, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसका भी फुल फॉर्म ही पूछ लिया है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। यहाँ से आप लोग ये भी जीएसटी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जीएसटी एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 17% कंट्रीब्यूट करता है। कई कई बुकों में अलग अलग मिल जाएगा, तो उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक है। और जीएसटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, कब इसको लागू किया गया था, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पढ़ लेना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा कि रेंट थ्योरी इज गिवन बाय, मतलब जो रेंट थ्योरी था वो कौन दिया था, तो वो दिया था डेविड रिकार्डो। कौन दिया था, डेविड रिकार्डो, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेविड रिकार्डो ने क्या किया था, रेंट थ्योरी को दिया था। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि कैंसल एंड लीगल टेंडर ऑफ करेंसी इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब जो ये प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, तो ये विमुद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनॉमिक ईजे, मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है। जैसे इसको हम लोग सोशल साइंस की रानी भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स को। तो इसे हम लोग साइंस एंड आर्ट दोनों मानते हैं। क्या मानते हैं, साइंस एंड आर्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि ह्यूमन वांट्स, मतलब जो ह्यूमन वांट्स होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, कंट्रोल्ड, सेटिस्फाइड। देखो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकती ह्यूमन वांट्स, कंट्रोल हो ही नहीं सकती, लिमिटेड हो ही नहीं सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अनलिमिटेड होगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये पेपर सॉल्व हो चुका है, पूरा सोल्यूशन आपको मिल चुका है। आपके जो भी डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।